हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली का डोज 28 जून के नाम से। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कशन करते हैं रोज़ टॉप 10 क्वेश्चन को डेली के डोज के नाम से, वो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है, अगर हम बात करें या आप संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स की बात करो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स की बात करो या फिर किसी अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी या फिर अन्य ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स, चाहे आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सब में करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस सेक्टर से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह हमारे साथ बने रहो और टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को हम रोज़ अगर रिवाइज करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आप इस सेक्टर में करंट अफेयर वाले सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे निश्चित रूप से। तो फ्रेंड, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स को हम एक मोटिवेट होने के उद्देश्य से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल कोट्स है आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पे। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रचलित कोट है। इसके कहने का अर्थ ये है कि आप अगर मन से जब हार जाओगे तो आप किसी तरह की भी लड़ाई या फिर आप अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरह का आपका ध्येय हो, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हमें तब तक कोशिश करते रहनी है जब तक कि हम अपने मंजिल को ना प्राप्त कर लें, क्योंकि आपके ही ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आप अपनी जंग जारी रखना चाहते हो या बीच में ही छोड़ देते हो। तो फ्रेंड्स, खुद को कभी मत हारा हुआ महसूस करो और तब तक नहीं हारो जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए कंटिन्यूअस रूप से आप मेहनत करते रहें और एक निरंतरता बनाए रखें। निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं, प्रश्नों की सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा संघाई, तीसरा बंगलुरु और चौथा टोक्यो। और इसमें जो सही जवाब है वो है पेरिस। फ्रांस का शहर है पेरिस और यहाँ पे विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि विवा टेक जो 5th एडिशन पेरिस के फ्रांस में आयोजित किया गया, यह यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। और अगर हम बात करें तो इसका आयोजन संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और मार्केटिंग समूह पब्लिसिस ग्रुप और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस द्वारा वर्ष 2016 के बाद से ही प्रति वर्ष पेरिस में इस तरह का आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात करें तो यह टेक्नोलॉजी, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारकों को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम में भारत की भूमिका को अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य भाषण देने हेतु बतौर सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और आयोजन के अन्य प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देश के मंत्री और सांसद इसमें शामिल थे। इस कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ जैसे कारपोरेट दिग्गजों ने भी भाग लिया। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन था। और इस आयोजन जो संयुक्त रूप से अगर हम देखें तो इसका जो आयोजन किया गया, इसके पीछे जो उद्देश्य था वह यह था कि प्रौद्योगिकी नवाचार मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारकों को एक साथ लाने का ये एक प्रयास है। और ये 2016 से प्रति वर्ष ये इस तरह का आयोजन किया जाता है पेरिस में। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इस तरह के प्रश्न आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में या फिर अगर हम बात करें तो आयोजन सम्मेलन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वैश्विक योग सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पिछले सेशंस में हमने ये चर्चा किया था कि 21 जून को वैश्विक योग सम्मेलन के रूप में इस दिवस को मनाया गया, आयोजन किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन इसमें एक अलग तरह से प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को एक तरह से नहीं, काफ़ी अलग अलग डायमेंशन से पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला रामकृष्ण मठ, दूसरा मोक्षायतन, तीसरा पतंजलि योग संस्थान और चौथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है मोक्षायतन। मोक्षायतन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक योग सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके साथ इस कार्यक्रम को मोक्षायतन योग संस्थान और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यह 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है जैसे कि इस बार जो योग दिवस मनाया गया 21 जून को, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा नाम के ऐप को भी लॉन्च किया था और उस ऐप की एक खासियत थी कि ये विश्व के, इसमें यूनाइटेड नेशन की भी भूमिका थी और इस ऐप के थ्रू जो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है उन सारे भाषाओं में अभी शुरुआत में 3-4 भाषाएं से ही इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन आगे चलकर ये मैक्सिमम भाषाओं में इससे योग सीखा जा सकता है इस ऐप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि वैश्विक योग सम्मेलन में जो संस्थान जिसका सक्रिय भूमिका थी उसका नाम था मोक्षायतन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक जल विद्युत परियोजना है और ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा चंबल नदी, तीसरा गोदावरी नदी और चौथा कोसी नदी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है कोसी नदी। कोसी नदी पे डगमारा जल विद्युत परियोजना बनाए जाने का, इस परियोजना को शुरू करने का जो आह्वान किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोसी नदी की अगर हम बात करें तो ये बिहार राज्य में बिलोंग करती है और कोसी नदी के बारे में कहा जाता है कि ये बिहार का शोक के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने के नाम से काफ़ी फेमस है और जब बारिश के दिनों में जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने रास्ता बार बार बदलती है और जिसके वजह से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है पूरे, अगर हम देखें तो दक्षिण बिहार के पूरे रीजन में। तो फ्रेंड्स ये कोसी नदी पर बनाया जा रहा है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन तथा बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। इस परियोजना का, जिसका नाम डगमारा जल विद्युत परियोजना है, इसके कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया। और आपको बता दें कि यह 130.1 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना है और इसका निर्माण बिहार राज्य के सुपौल जिलों में कोसी नदी पर किया जाएगा। बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है सुपौल, वहाँ पे इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा, वहाँ पे ये डगमारा जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी, उसका निर्माण किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन से क्षेत्र में स्वच्छ एवं हरित विद्युत पैदा करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक व बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा भी मिलेगा और इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर जेपीएससी और बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, इसके पूछने की काफ़ी प्रबल संभावना है। तो आपको याद रखना है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पे बनाई जा रही है और ये जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है सुपौल, जहाँ पे कोसी नदी पर इसे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देश की सरकारों के प्रमुखों की बैठक नाटो समिट कहाँ संपन्न हुई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है ब्रसेल्स, दूसरा वारसा, तीसरा लंदन और चौथा न्यूपोर्ट। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है ब्रसेल्स। अभी हाल ही में ब्रसेल्स में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों का प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इस शिखर सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और सरकारों ने अपना प्रतिभाग किया और इससे पूर्व 2019 के मध्य वाटफोर्ड लंदन में इस तरह का आयोजन किया गया था। नाटो का जो समिट हुआ था, इसमें नाटो देशों के नेताओं ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के अपने समझौते का विस्तार किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर स्पेस के क्षेत्र में अगर कोई किसी तरह का हमला होता है, किसी तरह का थ्रेट होता है, तो इसमें जो भी सदस्य देश हैं वो सब परस्पर मिलकर एक सामूहिक कार्रवाई करने के समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर
किया है। और आपको बता दें कि अभी तक यह समझौता केवल भूमि, समुद्र तथा हवा में पारंपरिक सैन्य हमलों और हाल में शामिल किए गए साइबर स्पेस पर ही लागू होता था। और इसमें इसके क्रम में और हम तथ्य जोड़ना चाहें तो आपको बता दें कि वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं, और इन सदस्य देशों का हम एक बार संक्षिप्त में नाम ले लेते हैं। उनमें शामिल हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये 30 सदस्य हैं नाटो के, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। आपसे इसके मुख्यालय के बारे में भी पूछा जाता है। स्वतंत्र रूप से इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश अभी कोविड-19 कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, और इससे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कोविड-19 के विरुद्ध। और ये जो दूसरी लहर जो हमने देखा, इसका काफ़ी भयावह परिणाम रहा, जिसमें हमने काफ़ी जानों की पूर्णाहुति देने पड़ी, काफ़ी लोगों के प्राण चले गए इस बीमारी की वजह से। तो इसमें हमने ये प्रतिबद्धता जाहिर की कि अब ऑक्सीजन की आपूर्ति की जो कमी हमने झेली है, उसे भविष्य में नहीं झेलना पड़े, और ऑक्सीजन परियोजना की शुरुआत करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। तो ये कोविड-19 के लहर को रोकने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई है कि ऑक्सीजन परियोजना की शुरुआत की जाए? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है प्रधानमंत्री कार्यालय, तीसरा है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, और चौथा है विदेश मंत्रालय। तो इसमें फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन परियोजना की शुरुआत की बात कही गई है, वो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की गई है, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ये सहायक सिद्ध होगी। और ऑक्सीजन परियोजना भारत में चिकित्सा के दौरान ऑक्सीजन की मांग में हुई इस वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हितधारकों का समर्थन बनाती है। और अगर हम बात करें तो यह कंसोर्टियम तत्कालिक अथवा अल्पकालिक राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। अगर हम बात करते हैं भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम जियोलाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना तथा कंप्रेसर का निर्माण एवं वेंटिलेटर इत्यादि के निर्माण को सुनिश्चित करता है। और यह कंसोर्टियम तत्कालिक अथवा अल्पकालिक राहत प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर है, एवं दीर्घकालिक तैयारियों के लिए विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के लिए भी आगे की दिशा में काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सीधे सीधे प्रश्न नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें। तो आपको ये याद रखना है कि भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना की शुरुआत करने के लिए इसमें भारत सरकार के जो मंत्रालय की सहभागिता है, वो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वह कौन सा देश है जिसने अपने नेशनल एंथम में एक वर्ड को चेंज किया है। ये अक्सर होता है, जैसे कि हम अपने ही देश की बात करें तो इसमें हम समय समय पे अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें या फिर राष्ट्रगान की बात करें, तो उसमें समय समय पे कुछ ऐसे शब्दों को ऐड करते हैं जिनका एक सामूहिक रूप से, एक लोकतांत्रिक रूप से अहम वो जो शब्द होते हैं, एक समूल रूप से जो सारे समाज को, सारे हमारे जो जितने देश के नागरिक हैं उन सबको संबोधित करता है। तो राष्ट्र हित को देखते हुए, एक संप्रभुता को देखते हुए इस तरह के वर्ड को हमेशा बदले जाने की एक परिपाटी रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑप्शन है आपके सामने।
पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नेपाल और चौथा जापान। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को हाल ही में बदल दिया है और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड्स देश के राष्ट्रीय गीत को उसके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द से बदल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में। और प्रधानमंत्री जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिसन ने 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर, अगर हम बात करें तो ये 2021 की शुरुआत की बात है, उस समय राष्ट्रगान में एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, जो पहले था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, इसके स्थान पे इसको बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, यहाँ पे यंग के जगह पे वन वर्ड को यूज किया गया है और इसका अर्थ है हम एक एवं स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम्स हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा जापान। तो इसमें जो सही जवाब है वो है भारत। भारत से हाल ही में वियतनाम ने अपनी आकर्षक कीमतों की वजह से देश से खाद्यान्न कर खासकर चावल को खरीदने का शुरुआत किया है और इसकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी आकर्षक है। और आपको बता दें कि दुनिया में भारत जो है वो चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है। और अगर इसके पीछे की बात करें, इसके परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताएं तो वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के भंडारण के लिए प्रेरित किया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिकुड़ती हुई आपूर्ति खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंता को बढ़ा रही है। तो वियतनाम के तरफ से ये एक पहले से ही एक ऐसा सुरक्षात्मक कदम उठाया गया है जिससे वो चावल का आयात कर रहा है भारत से और एक विशेष कीमतों के आधार पे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? वर्ष 2020 के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है और उसमें सबसे बड़ा दानवीर कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा मार्क जुकरबर्ग, तीसरा डेविड रॉक्स और चौथा बर्नार्ड मार्कस। इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है जेफ बेजोस, क्योंकि हम बिना वक्त गंवाए आपको कम समय में चाहेंगे कि आप प्रश्नों को समझ लें और इस पर डिस्कस करें और आपको ये याद हो जाए, तो हम कम समय में टू द पॉइंट आपको डिस्कशन करेंगे यहाँ पे प्रश्नों का। तो यहाँ पे द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम है जेफ बेजोस। और आप सबको पता है कि जेफ बेजोस का संबंध अमेजन से है और इन्होंने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए 10 अरब डॉलर जो 732.39 अरब रुपए के बराबर होता है का दान किया है। अगर हम दूसरे सबसे बड़े दानकर्ता की बात करें तो वो फिल नाइट है और उनकी पत्नी पेनी ने किया है। तो नाइट और उनकी पत्नी ने नाइट फाउंडेशन को 90 करोड़ डॉलर्स और ओरेगन यूनिवर्सिटी को 30 करोड़ डॉलर्स देने की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपसे आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्नों को पूछने की परिपाटी रही है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें रैंकिंग एक तरह से जारी की जाती है एक सर्वे और रिपोर्ट के अनुसार। इस तरह के प्रश्न अक्सर रिपोर्ट सर्वे के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है विक्रम दुरईस्वामी, दूसरा ऑप्शन है एलेक्जेंडर एलिस, तीसरा ऑप्शन है मोइनुल हक और चौथा ऑप्शन है विक्रम मिस्त्री। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स, जिन्हें भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है उनका नाम है एलेक्जेंडर एलिस। ये नाम आपको याद रखना है। कभी कभी होता है कि जो भी राजनयिक बनते हैं नए नए देशों में या फिर अन्य देशों के, जैसे कि हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो इन देशों के अगर जो राजनयिक नए बनते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, तो उनका नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। तो एलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और उन्होंने सर फिलिप बार्टन का स्थान लिया है।
और एलिस के बारे में अगर हम बात करें तो एलिस ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे और इससे पहले वे लिस्बन और ब्राज़ील में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा रसिया। तो हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस नाम से आप सभी ताल्लुक़ रखते होंगे। मलाला यूसुफजई, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए एक 12-13 वर्ष की एक बालिका के तरफ से एफर्ट लगाया गया था कि उसे स्कूल जाने से मना कर रहे थे कुछ कट्टरपंथी, लेकिन उसने ठान रखी थी कि उसे शिक्षा ग्रहण करना है और वो स्कूल गई और उसके सिर में गोली मार दिया गया था। लेकिन सौभाग्य से वो बच गई और आगे चलकर महिलाओं के हितों के लिए उसने आवाज़ को बुलंद किया। तो इसलिए पाकिस्तान के महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित करने वाला वो कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स, इसमें सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में इस तरह का अधिनियम पारित किया गया है। हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है अमेरिका ने, और इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे आप यूएसएड के नाम से भी जानते हो, जो समय समय पर सहयोग करती है विभिन्न मुद्दों में पूरे विश्व स्तर पे, तो यूएसएड के द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि मलाला यूसुफजई ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया था महिलाओं के शिक्षा के लिए, उसने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और उन्हीं के नाम पे मलाला यूसुफजई अधिनियम को पारित किया गया अमेरिका में, और यह पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। और इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार होगी और उसका विस्तार किया जाएगा, जिससे महिलाओं की स्थिति में उन्नयन होगा और उसमें सुधार होगा और वो भी एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को चर्चा किया डेली के डोज 28 जून के नाम से, और आशा करते हैं आप सभी इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, कल हम फिर हाजिर होंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।